हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे लोक प्रशासन का क्या अर्थ है और इसके क्षेत्र के विषय में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रत्येक देश को चलाने में लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बिना कोई भी देश या राष्ट्र सुचारू रूप से चल नहीं सकता है। सरकार को चलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि सरकार जो भी नीति, नियम या कानून बनाती है अथवा कोई भी कार्यक्रम लाती है उसको इम्प्लीमेंट करना यानी लागू करना, इनको लागू करने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं या क्या नुकसान हो रहे हैं, इन सब को जानना, इनकी सफलता आदि की जानकारी हमें लोक प्रशासन के द्वारा ही मिलती है। राज्य की क्रियाओं की सफलता तथा असफलता लोक प्रशासन पर ही निर्भर करती है। राज्य की नीति चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, यदि उन्हें योग्यता तथा कुशलता के साथ लागू नहीं किया जाएगा तो वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। समाज में लोक प्रशासन की इस महत्वता के कारण ही इसे आधुनिक सभ्यता का हृदय, हार्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है। प्रशासन समाज में व्यवस्था बनाता है, विवादों को सुलझाता है, समाज में एकता तथा संगठन स्थापित करता है। यह समाज के ढांचे, सोशल स्ट्रक्चर को स्थायित्व प्रदान करता है। राजनीति विज्ञान की 5 शाखाओं में से एक है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की जननी, बायोलॉजिकल मदर जो है, जैविक माँ, वो राजनीतिक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान जो है लोक प्रशासन की बायोलॉजिकल मदर है। ठीक है, यह विषय यानी लोक प्रशासन जो है मूलतः अमेरिका से आया है। लोक प्रशासन मूलतः किस देश से आया है? अमेरिका से। ठीक है, लोक प्रशासन का विषय। यदि इसके अर्थ की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का अर्थ है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास करना। यह क्योंकि प्रशासन जो है यह कार्यों के प्रबंध या उसको पूरा करने की प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। लोक प्रशासन एक विशिष्ट शैक्षिक क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से सरकारी कार्यकलापों में प्रयुक्त तंत्र एवं प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। लोक प्रशासन जो है राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करने का एक साधन है। लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन के द्वारा सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। लोक प्रशासन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का महत्व हमारे दैनिक जीवन में निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछली शताब्दी में राज्य पुलिस राज्य माना जाता था और उसका कार्य क्षेत्र सीमित था। वह केवल यानी राज्य जो है केवल निषेधात्मक कार्य, नेगेटिव फंक्शंस किया करता था। राज्य के निषेधात्मक कार्य थे न्याय प्रदान करना, शांति बनाए रखना, संपत्ति की रक्षा करना, वैध समझौतों को लागू करना आदि। किंतु 20वीं एवं 21वीं शताब्दी की बदली हुई परिस्थितियों के साथ साथ राज्य की प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आज पुलिस राज्य की निषेधात्मक अवधारणा का स्थान जन कल्याणकारी राज्य की सकारात्मक अवधारणा ने ले लिया है। वर्तमान में राज्य के कार्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। हमारे जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो राज्य की क्रियाओं से प्रभावित ना होता हो। राज्य की समस्त क्रियाओं एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन व संचालन लोक प्रशासन द्वारा ही होता है। अतः राज्य के बढ़ते हुए दायित्वों एवं गतिविधियों के साथ लोक प्रशासन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा गया है, जहां झूले से लेकर कब्र, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव तक व्यष्टि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर व्यक्ति लोक प्रशासन से संबंधित रहता है। यानी हमारे संपूर्ण जीवन में हम जीवन से लेकर मृत्यु तक लोक प्रशासन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लोक प्रशासन व्यक्ति के जन्म से पूर्व ही
उसमें रुचि लेने लगता है तथा उसकी मृत्यु के उपरांत भी अपनी अभिरुचि बनाए रखता है। गर्भवती माता के समुचित आहार एवं दवाइयों की व्यवस्था करना, व्यक्ति की मृत्यु का सरकारी अभिलेख में उल्लेख करना, बेरोजगारी, अभाव, प्राकृतिक संकट, महामारी इत्यादि के प्रकोप के समय नागरिकों की सहायता करना लोक प्रशासन के महत्व को दर्शाता है। राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर ही होता है। ठीक है, राज्य की नीतियों को लागू करने का कार्य जो है उसका उत्तरदायित्व जो है, जिम्मेदारी जो है लोक प्रशासन पर ही होता है। राज्य की नीतियाँ चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसके परिणाम तभी अच्छे निकल सकते हैं जब उन्हें कुशलतापूर्वक एवं सत्यनिष्ठा के साथ लागू किया जाए। वस्तुतः राज्य के कार्यों के सफल संचालन के लिए कुशल प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार एक आकार है जिसमें प्रशासक एक चित्रकार की भांति रंग भरता है, उसको उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाता है। प्रशासन सरकार का व्यक्तित्व है, सरकार के हाथ, पैर और चक्षु है, सरकार की सफलता का रहस्य है। दूषित प्रशासन सरकार के लिए राजरोग से कम नहीं है। कभी भी प्रशासनिक अव्यवस्था, अदक्षता एवं अयोग्यता के विरुद्ध विस्फोट हो सकता है और सरकार की व्यवस्था धराशायी हो सकती है। इसलिए वर्तमान युग को प्रशासनिक राज्य का युग कहा गया है। लोक प्रशासन राज्य के अंतर्गत स्थैर्यकारी तत्व है तथा राज्य और समाज को स्थिरता एवं व्यवस्था प्रदान करता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सरकारें प्रायः बदलती रहती है, परंतु प्रशासन में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। उदाहरण के लिए भारत में चौथे आम चुनाव 1967 के बाद कई राज्यों में गठबंधन सरकारें बनी थी और दल बदल के कारण राज्यों की सरकारों में आए दिन परिवर्तनों के बावजूद भी राज्यों के प्रशासन में व्यवस्था एवं स्थिरता बनी रही थी। प्रशासन तो वह स्थूल एवं संगठित व्यवस्था है जिसे फ्रांस जैसी भयंकर राज्य क्रांति भी नहीं हिला सकी। उपनिवेशवाद के पटाक्षेप के साथ विश्व के सभी देशों में जन सामान्य में नई आशा का संचार हुआ। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में अतुल शक्ति दी, जिसके द्वारा विश्व के इतिहास में प्रथम बार अभाव को मिटाने की संभावना मानव के हाथ में आई। पूर्व रूस की साम्यवादी क्रांति के बाद नियोजित विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिसमें आर्थिक विकास की दिशा और गति अर्थशास्त्र के अंधे नियमों की अनुगामी न होकर राज्य के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में युद्ध छत विक्षत राष्ट्रों की आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि नियोजित विकास न केवल संभव है वरन आधुनिक युग में अनिवार्य है। नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए जन सामान्य की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कोई और विकल्प नहीं। नियोजित विकास को अनिवार्य रूप से बड़ी आशा के साथ सर्वत्र स्वीकार किया गया है। इसके फलस्वरूप प्रशासन का दायरा भी केवल कानून और व्यवस्था तक सीमित न रहकर जनजीवन के सभी पहलुओं तक विस्तृत हो गया। कृषि विस्तार, वस्तुओं का प्रदाय, विपणन, सिंचाई, लोक निर्माण, शिक्षा सभी पहलुओं तक विस्तृत हो गया। कृषि विस्तार, वस्तुओं का प्रदाय, विपणन, सिंचाई, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी कुछ राज्य के द्वारा संचालित है। श्रम उद्योग भी विशेषकर भारी उद्योगपतियों का एकाधिकार क्षेत्र न रहकर सरकारी क्षेत्र द्वारा ही बहुधा संचालित है। अनेक संस्थान गैर सरकारी क्षेत्र में होते हुए भी सरकार की मूल नीतियों से बहुत गहराई से प्रभावित हुए बिना नहीं बच सकते। इस प्रकार जन सामान्य के दैनिक जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं जिस पर प्रशासन तंत्र का प्रभाव ना पड़े। आधुनिक युग में लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज तथा सुधार संशोधन का एक महान अभियान है। महान सामाजिक परिवर्तनों को नियोजित तथा व्यवस्थित रूप में
क्रियान्वित करने का भार देश के लोक प्रशासन के कंधों पर ही है। हमारे देश में बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, छुआछूत मिटाने के लिए राज्य दृढ़ संकल्प लिए हुए है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए समाज के निर्माण और लोक कल्याणकारी आदर्शों के यथार्थ क्रियान्वयन के लिए राज्य कटिबद्ध है। यदि लोक प्रशासन इन कार्यों में असफल हो जाता है तो उसका भयंकर विकल्प केवल हिंसा ही रह जाती है। वास्तव में राज्य की क्रियाओं की सफलता या असफलता लोक प्रशासन पर ही निर्भर करती है। प्रोफेसर डोनहम के शब्दों में, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतया प्रशासन के पतन के कारण ही होगा। लोक प्रशासन का संबंध शासन के विधान अंग द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों के क्रियान्वयन से ही नहीं है, वह अनुभव, दक्षता तथा योग्यता द्वारा नीति निर्माण में विधायिका और कार्यपालिका की सहायता भी करता है। कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य अदक्ष और साधारण ज्ञान रखने वाले होते हैं, फलतः विशेषज्ञ और अनुभवी प्रशासकों के परामर्श एवं कुशलता पर ही निर्भर करते हैं। शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में से किसी एक के अभाव में कुछ समय तक किसी भी राज्य का कार्य चल सकता है, किंतु शासन प्रबंध यानी लोक प्रशासन के बिना आधुनिक समाज और सभ्यता का समूचा महल बालू की भांति ढह जाएगा। चार्ल्स ए बियर्ड का मत है कि प्रशासन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं होता। सभ्य शासन तथा मेरे विचार से स्वयं सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम एक सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए एक कुशल प्रशासकीय दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का विकास कर सके। लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श एवं महत्वाकांक्षाएं प्रशासन द्वारा ही परिपूर्ण हो पाती है। राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की स्थापना का जो उद्देश्य अपनाया गया है, उसे वह प्रशासन के द्वारा ही साकार करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। सरकार का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, परंतु प्रशासन का महत्व कम नहीं हो सकता। लोकतंत्र में तो इसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि राज्य लोक कर्मचारियों सिविल सर्विस के माध्यम से ही अपने बढ़े हुए उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। हरमन फाइनर के शब्दों में, किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो और उसके मंत्रीगण भी योग्य हो, परंतु बिना दक्ष प्रशासकों के उस देश का शासन सफल नहीं हो सकता। साम्यवादी और अधिनायकवादी स्वरूप वाले शासनों में भी प्रतिबद्ध शासन को अपरिहार्य माना जा रहा है। नेपोलियन, बिस्मार्क, हिटलर आदि की सफलता का रहस्य भी उनकी प्रशासनिक क्षमता ही थी। संक्षेप में, प्रशासन सभ्य समाज की प्रथम आवश्यकता है। देश में अमन, चैन, व्यवस्था एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए योग्य एवं क्षमताशील प्रशासन का होना नितांत आवश्यक है। फाइनर के शब्दों में, कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र वह अवलंब है जिसकी अनुपस्थिति में राज्य छत विछत हो जाएगा। ब्रिटिश प्रशासन विशेषज्ञ ग्लैडन के शब्दों में, हम चाहे या न चाहे, आधुनिक युग में लोक प्रशासन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक बन गया है। यदि हम यह अनुभव कर सकते हैं कि इसका विस्तार अधिक हो रहा है, तो हमें इसका क्षेत्र सीमित करने के लिए इसका अध्ययन करना पड़ेगा। यदि हम इसे सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक समझते हैं, तो हमारे लिए इसका अध्ययन इस दृष्टि से आवश्यक है कि यह अपने उद्देश्य को क्षमतापूर्वक पूरा कर सके और उससे अधिक इसका विस्तार ना हो। लोकतंत्र में लोक प्रशासन प्रत्येक नागरिक के अध्ययन, चिंतन और मनन का विषय है।
भले ही वह छात्र हो या मजदूर, विचारक हो या सरकारी कर्मचारी। सभी व्यक्ति उत्तम जीवन बिताना चाहते हैं। इसमें लोक प्रशासन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः वर्तमान युग में यह अति आवश्यक हो गया है। प्रशासन से अभिप्राय, मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन मूल रूप में संस्कृत का शब्द है। यह उपसर्ग पूर्वक सास धातु से बना है। इसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना। आजकल शासन का अभिप्राय सरकार से समझा जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना है। वैदिक युग में प्रशासन का प्रयोग इसी अर्थ में होता था। उस समय सोम आदि यज्ञों में मुख्य पुरोहित अन्य सहायक पुरोहितों को यज्ञ की सामग्री तथा अन्य कार्यों के बारे में आवश्यक निर्देश एवं आदेश देने के कार्य किया करता था। उसे प्रशासता कहा जाता था। बाद में यह शासन कार्य में निर्देश देने वाले संचालक और राजा के लिए प्रयुक्त होने लगा। प्रशासन की भांति इसके लिए अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह मूलतः एड उपसर्ग पूर्वक सेवा करने का अर्थ देने वाली लैटिन की धातु मिनिस्ट्री से बना है। इसका मूल अभिप्राय एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना है। जैसे पादरी द्वारा किसी व्यक्ति को धार्मिक लाभ पहुंचाने के लिए धार्मिक संस्कार करना, न्यायाधीश द्वारा न्याय करना, डॉक्टर द्वारा बीमार को दवाई देना। 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंध यानी मैनेजमेंट के अर्थ में होने लगा। शब्दकोश के अनुसार प्रशासन शब्द का अर्थ है कार्यों का प्रबंध करना अथवा लोगों की देखभाल करना। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में प्रशासन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि यह कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। प्रशासन का अर्थ अत्यंत व्यापक है। सामान्य रूप से इसका प्रयोग 4 अर्थों में किया जाता है। प्रथम अर्थ में प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यायवाची माना जाता है, जैसे राजीव गांधी का प्रशासन, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का प्रशासन, नेहरू प्रशासन आदि। द्वितीय अर्थ में इसे सामाजिक विज्ञान की एक शाखा माना गया है। तृतीय अर्थ में इसका प्रयोग उन सभी क्रियाओं के लिए किया जाता था जो कि लोक नीति अथवा लोक नीतियों को कार्यान्वित करने तथा कुछ सेवाएं अथवा लाभ प्रदान करने के लिए संगठित की जाती है, जैसे भारतीय प्रशासन, रेलवे प्रशासन, शिक्षा प्रशासन आदि। चतुर्थ अर्थ में इसका प्रयोग सामान्य रूप से प्रबंध मैनेजमेंट के सभी कार्यों के लिए किया जाता है। आधुनिक विचारों के मतानुसार प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाली एक सामूहिक क्रिया है। इसको सरलतम रूप में सड़क पर पड़े हुए भारी पत्थर को हटाने के लिए किए जाने वाले प्रयास से अच्छी तरह समझा जा सकता है। रास्ता रोकने वाले भारी पत्थर को हटाना एक विशेष सामाजिक उद्देश्य है। इसकी पूर्ति के लिए यदि कोई व्यक्ति कुछ अन्य व्यक्तियों को इस पत्थर के विभिन्न हिस्सों में लगाकर उन्हें एक साथ बल लगाने की प्रेरणा देते हुए उनसे इसे सड़क से हटवाता है, तो यह एक अति मामूली ढंग का प्रशासन कार्य है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करते हुए उनकी शक्ति एक विशिष्ट दिशा में इस प्रकार लगाई गई कि इससे सड़क पर पड़ी बाधा दूर हो गई। प्रशासन का अर्थ प्रकृष्ट रीति से शासित अथवा अनुशासित करना है। इसका यह अभिप्राय है कि प्रशासन का यह अभिप्राय है कि इस क्रिया में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए उनसे एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। प्रशासन के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग संगठन और सामाजिक हित का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। साइमन के अनुसार अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है
जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है। वहीं मार्क्स के अनुसार प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया है। यह उन वस्तुओं के एक संगठित प्रयत्न तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है जिनको कि हम कार्यान्वित करवाना चाहते हैं। पिफनर के अनुसार मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। निग्रो के अनुसार प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। व्हाइट के अनुसार प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयकरण की कला है। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरी हो सके। ठीक है, लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। वहीं मार्शल डिमॉक कहते हैं प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। क्या का अर्थ विषय वस्तु से है, अर्थात एक क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान जो प्रशासकों को उनका कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। कैसे प्रबंध की तकनीकी है, अर्थात वे सिद्धांत जिनके अनुसार सरकारी योजनाएं सफल बनाई जाती है। दोनों ही अपरिहार्य हैं और दोनों मिलने पर प्रशासन की स्थापना करते हैं। प्रशासन संबंधी दृष्टिकोण, एकीकृत तथा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, अप्रोचेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रल एंड मैनेजरल व्यूज। प्रशासन विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग से किया जाने वाला कार्यकलाप है। इनमें किन कार्यों को प्रशासन के अंतर्गत समझा जाए, इस विषय में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। पहला एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। इसमें किन कार्यों को प्रशासन के अंतर्गत समझा जाए, इस विषय में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं जो भी मैंने आपको बताया। कुछ विचारकों की यह मान्यता है कि प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका संचालन एक निश्चित क्षेत्र में नीति अथवा नीतियों की क्रियान्वयन से होता है और इस प्रकार तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रबंधक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के समस्त कार्यों को मिलाकर प्रशासन की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। इस विचारधारा को प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रल व्यू कहा जाता है। प्रशासनिक क्रियाओं के रूप से संबंधित दूसरी विचारधारा के अनुसार केवल वे ही क्रियाएं प्रशासन के क्षेत्र में आती है जिनका संबंध प्रबंध यानी मैनेजमेंट से होता है तथा जो संपूर्ण संगठन को सामूहिक कार्य की संपन्नता के लिए एकीकृत करती है तथा नियंत्रित करती है। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो अन्य कार्यों को एक समन्वित प्रयास के अंगों के रूप में संयुक्त तथा नियंत्रित करता है। प्रशासन का यह अर्थ प्रशासन शब्द से स्पष्ट हो जाता है जिसका प्रयोग प्रबंध संबंधी कार्य करने वाले के लिए किया जाता है। किसी चपरासी या लिपिक को प्रशासक नहीं कहा जा सकता। यह विचारधारा प्रशासन का प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, मैनेजरल व्यू कहा जाता है। इन दोनों विचारधाराओं के मध्य मौलिक अंतर है। जब हम ये मान लेते हैं कि प्रशासन विभिन्न सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों का योग है, तब चपरासी से लेकर प्रबंधक तक समस्त कर्मचारी प्रशासन के अंग मान लिए जाएंगे। किंतु यदि हम प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण को सही मान ले तो केवल उच्च तथा निरीक्षण एवं प्रबंधक का कार्य करने वाले पदाधिकारी ही प्रशासन का अंग माने जाएंगे और प्रशासन का अर्थ होगा प्रबंध की तकनीकें तथा तरीके जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, वित्तीय नियंत्रण आदि, जो कि प्रत्येक सहयोगात्मक प्रयत्न का मूल आधार होते हैं। सामान्यतया संगठन में दो प्रकार के पदाधिकारियों के वर्ग होते हैं। एक वर्ग के पदाधिकारियों का संबंध प्रबंध मैनेजमेंट से रहता है तथा अर्थात यह वर्ग दूसरों से कार्य कराता है। दूसरे वर्ग का संबंध क्रियान्विति से है
अर्थात यह वर्ग कार्य करता है। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार केवल प्रबंध एवं देखभाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशासन के क्षेत्र में आती है। यदि हम एकीकृत विचारधारा को स्वीकार करें तो हमें उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन का अनिवार्य अंग मानना होगा और शायद उनमें से प्रत्येक को प्रशासक ही कहना पड़ सकता है। हेनरी फयोल के मत अनुसार प्रशासन किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों का एक भाग होता है, चाहे वह कर्मचारी कितना भी साधारण क्यों ना हो। औद्योगिक पद सोपान में एक कर्मचारी का जितना ऊंचा स्तर होता है उसके द्वारा प्रशासनिक कार्यों में उतना ही अधिक समय लगाया जाता है। लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। प्रशासन शब्द को समझने के बाद हम लोक प्रशासन शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित। लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का विश्लेषण इसे सरकारी कार्यों तक सीमित कर देता है और निजी कंपनियों के निजी प्रशासन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर देता है। चूँकि सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक अथवा लोक हित के लिए संपन्न की जाती हैं, अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। लोक प्रशासन के दो अर्थ, व्यापक और संकुचित। व्यापक रूप से राज्य की राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग करने में उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को ही लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। इसमें विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए सभी कार्यों का समावेश हो जाता है। संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए ही होता है। प्रश्न यह है कि लोक प्रशासन की क्रियाओं को सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा तक ही क्यों सीमित रखा जाए। लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकारी नीति की परिधि में आने वाली प्रत्येक क्रिया तथा प्रत्येक क्षेत्र को ही क्यों न सम्मिलित किया जाए। प्रशासन की समस्याएं तो सरकार की तीनों ही शाखाओं में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। विधायिका में किसी विधेयक के प्रस्तुतिकरण आदि में एक बड़े नाजुक किस्म के प्रशासन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी न्यायालय में प्रस्तुत मुकदमे को निपटाने के लिए बड़े उच्च प्रशासन की आवश्यकता होती है। चूँकि प्रशासन की समस्याएं सरकार के इन तीनों ही अंगों के सामने आती है, अतः ऐसा कोई कारण नहीं है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्यों को सम्मिलित न किया जाए। विलोबी का कहना है, अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबद्ध होता है, चाहे वे सरकार की किसी शाखा से संबंधित क्यों न हो। अपने संकुचित अर्थ में वह केवल प्रशासकीय शाखा की कार्यवाहियों की ओर संकेत करता है। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। लूथर गुलिक का कहना है कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है, जहाँ की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है। यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासकीय समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है। पिफनर के अनुसार लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा टकसाल के सिक्के ढालने का। प्रशासन से तात्पर्य है लोगों के प्रयत्नों में समन्वय कायम करके सरकार के कार्य को संपन्न करना।
जिससे कि वे यानी लोग एक साथ कार्य कर सके अथवा अपने निश्चित कार्यों को पूरा कर सके। साइमन के अनुसार जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। वाल्डो के अनुसार लोक प्रशासन मानवीय सहयोग का एक पहलू तथा विभिन्न वर्गों वाले प्रशासन से संबंधित एक वर्ग है जो कि उच्च कोटि की विचार शक्ति से युक्त एक प्रकार का सामूहिक मानवीय प्रयत्न है। मर्सन के अनुसार प्रशासन कार्य करता है तथा जिस प्रकार राजनीति विज्ञान नीतियों के निर्माण के लिए जनता की इच्छा को संगठित करने के सर्वश्रेष्ठ साधनों की खोज करता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान उन नीतियों को क्रियान्वित करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक की खोज करता है। लोक प्रशासन की परिभाषाएं, बदलता परिप्रेक्ष्य। आज लोक प्रशासन की स्वीकार्य परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो व्यापक आधार पर हो और जिसमें अधिकाधिक बातें समाविष्ट हो सके। पश्चिमी देशों, खास तौर से अमेरिका में सरकार काफ़ी हद तक निजी संस्थानों पर निर्भर है। बड़ी संख्या में अनुसंधान और विकास के लिए बाहरी संगठनों यानी निजी संगठनों को ठेके दिए जाते हैं। राज्य द्वारा वित्त पोषित होने से नए तरह के व्यावसायिक और तकनीकी प्रतिष्ठान सामने आए हैं। संक्षेप में तीसरी पार्टियां, निजी ठेकेदार, गैर मुनाफा संगठन आज सार्वजनिक सेवाओं में लगातार रोजगार में वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ तक कि भारत में भी ऐसे अनेक कार्यों के निजीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है जो परंपरागत रूप में सार्वजनिक प्रशासन के अंतर्गत रहे हैं। अतः अब लोक प्रशासन में वे सब गतिविधियां समाविष्ट हैं जिन्हें पूर्ण रूप में या पर्याप्त रूप में करदाताओं से प्राप्त धन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर मोहित भट्टाचार्य लिखते हैं कि लोक प्रशासन वस्तुतः सरकारी प्रशासन है और इसमें सार्वजनिक नौकरशाही पर अधिक जोर दिया जाता है, किंतु लोक प्रशासन को व्यापक दृष्टि से देखने पर इसके अंतर्गत किसी भी प्रशासन के अध्ययन को शामिल किया जा सकता है जिसका सार्वजनिक पब्लिक पहलू पर अधिक प्रभाव हो। इस दृष्टि से कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जैसे एक निजी विद्युत उपक्रम को लोक प्रशासन के अधीन विचार के लिए एक उपयुक्त विषय माना जा सकता है। अर्थात लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी प्रशासन आ सकते हैं जिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का क्षेत्र। परिवर्तन के इस युग में लोक प्रशासन जैसे गतिशील विषय का क्षेत्र निश्चित कर पाना बहुत कठिन है। लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विचारकों में बड़ा मतभेद है। मूलतः मतभेद इन प्रश्नों को लेकर है कि क्या लोक प्रशासन शासकीय कामकाज का केवल प्रबंधकारी अंश है अथवा सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन। क्या लोक प्रशासन सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन है अथवा वह नीति निर्धारण में भी प्रभावी भूमिका अदा करता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में मोटे रूप से 4 दृष्टिकोण प्रचलित है। पहला व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा पोस्ट कॉप दृष्टिकोण तथा चौथा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉडर व्यू। कतिपय विद्वानों जैसे एल.डी. वाइट, मार्क्स, विलोबी, निग्रो, साइमन आदि ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित है जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। प्रोफेसर वाइट ने लोक प्रशासन की व्यापक दृष्टिकोण से परिभाषा करते हुए लिखा है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है।
इसी प्रकार मार्क्स ने भी लोक प्रशासन की व्यापक अर्थों में परिभाषा की है। उनके शब्दों में अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती है। विलोबी ने भी लिखा है, अपने व्यापकतम अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबद्ध होता है, चाहे वे कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों न हो। परंतु अनेक अन्य विद्वानों के अनुसार व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन का अध्ययन अव्यावहारिक है, क्योंकि ऐसा करने से लोक प्रशासन का क्षेत्र अस्पष्ट हो जाता है। संकुचित दृष्टिकोण, नैरो व्यू। कतिपय विद्वानों जैसे कि साइमन, लूथर गुलिक आदि ने भी लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है। उनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। साइमन लिखते हैं, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। लूथर गुलिक के अनुसार इसका विशेष संबंध कार्यपालिका से है। संक्षेप में लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली एवं कार्यपद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, POSDCORB, ठीक है, पोस्ट कॉर्प व्यू। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे पोस्ट कॉर्प कहा जाता है। लूथर गुलिक से पहले उर्विक, हेनरी फेयोल इत्यादि विद्वानों ने भी पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण अपनाया था, परंतु इन विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय गुलिक को ही जाता है, लूथर गुलिक को, ठीक है। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण जो है, पोस्ट कॉर्प विचार जो है इसको सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय लूथर गुलिक को ही जाता है। पोस्ट कॉर्प शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। वे शब्द इस प्रकार है, P फॉर प्लानिंग यानी योजना बनाना, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, S फॉर स्टाफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करना, D फॉर डायरेक्टिंग निर्देशन करना, CO इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन समन्वय करना, R फॉर रिपोर्ट देना और B फॉर है बजटिंग बजट तैयार करना, ठीक है। इन शब्दों से जिन क्रियाओं का बोध होता है वे इस प्रकार है। P योजना बनाना, ठीक है, यानी प्लानिंग अर्थात नियोजन, कार्यों की रूपरेखा तैयार करना और निश्चित ध्येय की प्राप्ति के लिए रीतियों का निर्धारण करना। ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, इसका उद्देश्य प्रशासकीय ढांचे को इस प्रकार संगठित करना है ताकि प्रशासकीय कार्यों का विभाजन उचित ढंग से किया जा सके और विभाग में समन्वय किया जा सके। S माने स्टाफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करना, स्टाफ अर्थात संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, प्रशिक्षण और उनके कार्य करने की अनुकूल दशाओं का निर्माण करना। D यानी निर्देश करना, डायरेक्टिंग। इसके अंतर्गत वे निर्णय आते हैं जो निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में लिए जाते हैं। ये निर्णय सामान्य आदेशों के रूप में सन्निहित करके प्रशासकीय कर्मचारियों तक पहुंचाए जाते हैं। CO, ठीक है, को यानी कोऑर्डिनेशन जो है इसमें समन्वय करना, कार्य के विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित करना तथा अथवा उसमें समन्वय स्थापित करना, ठीक है, कार्य के विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित करना या फिर उसमें समन्वय स्थापित करना। R फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्ट देना। इसका उद्देश्य वरिष्ठ तथा निम्न कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचित रखना है। इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना भी है। B बजटिंग, बजट तैयार करना। इसके अंतर्गत बजट जो है, बजट तैयार करने जो है बजटिंग, इसके अंतर्गत हम वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से इसका अध्ययन बजट तैयार करने से है। उपयुक्त पोस्ट कॉर्प क्रियाएं सभी संगठनों में संपन्न की जाती है। प्रशासन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो,
तथा कोई भी उद्देश्य हो। ये प्रबंध संबंधी सामान्य समस्याएं सब में एक जैसी और अनिवार्य होती है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉप विचार को सामान्यतया स्वीकार किया जाता है। पोस्ट कॉप विचार की आलोचना। पोस्ट कॉप सिद्धांत के विरुद्ध यह कहा जाता है कि वह अत्यंत स्वेच्छाचारी तथा काल्पनिक है और जिसके अंतर्गत प्रशासन के वास्तविक तत्वों को छोड़ दिया गया है। इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें लोक प्रशासन से संबद्ध एक महत्वपूर्ण तत्व की उपेक्षा की गई है। वह तत्व है पाठ्य विषय का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इस आलोचना के प्रमुख प्रतिपादक लेविस मेरियम है। लेविस मेरियम के शब्दों में किसी भी प्रशासकीय अभिकरण के प्रभावशाली एवं प्रज्ञावान प्रशासन के लिए उससे संबंधित पाठ्य विषय का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लेना नितांत अनिवार्य है। पोस्ट कॉप दृष्टिकोण केवल प्रशासन की तकनीकों से संबंधित है, उसके पाठ्य विषय से नहीं। पोस्ट कॉप को यदि प्रशासन का सामान्य तत्व स्वीकार कर लिया जाए तो उसके अर्थ होंगे प्रशासन के हृदय को बाहर निकाल फेंकना, क्योंकि उसका संबंध प्रबंध तक ही सीमित नहीं है वरन शिक्षा, चिकित्सा तथा सुरक्षा आदि से भी है। पोस्ट कॉप विचार और पाठ्य विषय विचार दोनों को मिलाने से ही लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। लेविस मेरियम के ही शब्दों में कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है और उस औजार का एक फलका है पोस्ट कॉप के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का ज्ञान और दूसरा फलका है उस पाठ्य विषय का ज्ञान जिसमें कि ये तकनीकें लागू की जाती है। उस औजार को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके दोनों ही फलके ठीक हो। वे विद्वान भी पोस्ट कॉप विचार की आलोचना करते हैं जो प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण के समर्थक है। हार्तून प्रयोग प्रशासन को मानवीय पहलू से ही देखता है। इन प्रयोगकर्ताओं का कहना है कि उत्पादकता काम करने वालों की सेवा की दशाओं पर निर्भर रहती है। प्रशासन में इस तथ्य की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। पोस्ट कॉप धारणा इस तत्व के प्रति उदासीन है। लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल प्रशासन की तकनीकों एवं विधियों का ही अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको अपना ध्यान उन मनुष्यों पर भी केंद्रित करना चाहिए जो कि उन तकनीकों एवं विधियों को प्रयुक्त करते हैं। चलिए जानते हैं लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के बारे में, आइडियलिस्टिक और वेलफेयर व्यू। लोक प्रशासन के क्षेत्र में संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। उनके मतानुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित अथवा जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना। इस दृष्टिकोण के समर्थक यानी कि लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के समर्थक जो है वे कहते हैं कि आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, वह सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का भी महान साधन है। इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। आज आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि लोक प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञानों की ही भांति एक पूर्ण विषय है। इसके अंतर्गत अध्ययन के 5 प्रमुख विशेष क्षेत्र हैं। पहला, प्रशासनिक अथवा संगठनात्मक सिद्धांतों का अध्ययन। दूसरा, सार्वजनिक कार्मिक प्रशासन का अध्ययन। तीसरा, सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन का अध्ययन। चौथा, तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन। पांचवा, सार्वजनिक नीति का अध्ययन। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र
अत्यंत व्यापक हो गया है और समाजवादी व जन कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ साथ वह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों के संगठन एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। पोस्टकॉग द्वारा दर्शाई गई तकनीकों का भी अध्ययन किया जाता है और मानवीय संबंधों का भी।